थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मा? हीट. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक्स? नहीं, मूवमेंट, मोशन. ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ हीट इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बातें बंद, यहाँ पे सीधा बैठो, मॉडल बाद में चेक करना. अब यहाँ पे हीट की मूवमेंट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे कैसे होती है वो हम लोग देखने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ कि हीट फ्लोज फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी या हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी. अक्षरा सीधा बैठो. हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी बराबर. वो रख दो ना मॉड्यूल, क्यों अभी कर रहे हैं तुम लोगों को बाहर निकालने, रखो ना, बाद में देखते हैं. अब सेकेंडली, अगर मैं बोलूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन, वन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड, अनदर वन इज हीट इज, दो टाइप की हीट मूवमेंट्स रहती है रिलीज बराबर. एक में हीट एब्जॉर्ब होती है, दूसरे में हीट रिलीज होती है. अगर हीट एब्जॉर्ब की रिएक्शन देखी जाए तो हीट एब्जॉर्ब जो जिस रिएक्शन में हो रही है, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एक्सो या एंडोथर्मिक. एंड जिसमें हीट रिलीज होती है, दोज रिएक्शंस आर कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक. इतना सबको आता है? ध्यान दो जरा, यहाँ पे नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ये बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है. अब एंड सेम चैप्टर तुम लोगों को फिजिक्स में भी आएगा. ठीक है, तो इसमें जो फॉर्मूलाज पढ़ेंगे सेम फॉर्मूला तुम लोगों को फिजिक्स में अप्लाई करना है, तो एक ही चैप्टर में दो चैप्टर्स कवर हो जाएंगे ना, इसलिए. ओके, अब थर्मोडायनेमिक्स हम लोग 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं. एक रहेगा फ्लॉट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लॉट? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, समझ में आ रहा है? फिर बाद में हम लोग पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री. थर्मो, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, थर्मो केमिस्ट्री में ज़्यादा करके क्वेश्चन इसके ही आने वाले हैं. एंड फिर बाद में फ्लॉट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्लॉट. समझ में आ रहा है? अब हर एक पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे W मतलब वर्क डन. ठीक है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे Q विच इज हीट ट्रांसफर्ड. इस चैप्टर में Q का मीनिंग क्या रहेगा? हीट ट्रांसफर्ड. ठीक है, ओके. थर्ड हम लोग पढ़ेंगे U इज इंटरनल एनर्जी. एंड फोर्थ पार्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो रहेगा H मतलब ये पढ़ा है हम लोगों ने, H. ओके, एंथैल्पी. H का मीनिंग क्या रहता है? एंथैल्पी. ठीक है, ओके. थर्मोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़ने वाले हैं हेस लॉ. ठीक है, तो एक ही पार्ट आएगा हेस लॉ, जिसके ऊपर हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे. ठीक है, और ये सबसे बड़ा पार्ट रहने वाला है इस चैप्टर का, फ्लॉट के बाद. एंड स्लॉट में हम लोग पढ़ेंगे एस माने एंट्रोपी, एंड जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी. ठीक है, जिधर भी सिर्फ ई लिखा है दैट इज एनर्जी, नथिंग एल्स. ठीक है, वो फैन थोड़ा स्लो कर सकते हो? और एक बार बंद नहीं, मतलब बस. ओके, अब यहाँ पे अच्छा, मतलब कूलिंग हो रही होगी. अगर तुम लोगों को पीछे वालों को नहीं चाहिए तो बंद कर दो, वो कोई दिक्कत नहीं है. हो रहा है तुम लोगों को कूलिंग मिल रही है? ओके, अब देखो थर्मोडायनेमिक्स हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं. ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि भाई इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने के वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, ये एक सिंपल सा टॉपिक है. चैप्टर अभी तक स्टार्ट हुआ ही नहीं है, ऐसे समझ के चलो. आज का पूरा लेक्चर है ना, हम लोग टर्म्स समझने में जाएंगे, मतलब कुछ फॉर्मूलाज एंड ऑल हम लोग पढ़ेंगे, बट उनका इतना यूज़ नहीं रहने वाला है. ठीक है, अब एडवांटेजेस. सबसे पहला एडवांटेजेस चैप्टर में है कि इट टेल्स अस अबाउट स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन. स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ रिएक्शन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस? समथिंग विच अकर्स ऑन इट्स ओन. समझ में आ रहा है? अपने को इसको कुछ फोर्स देने की जरूरत है क्या? नहीं, अपने आप होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे हिल टॉप के ऊपर एक बॉल रख दूं तो ये स्पॉन्टेनियसली कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा.
बट उसी बदले अगर बॉल नीचे की तरफ है तो ये स्पॉन्टेनियसली ऊपर जा सकता है क्या? नहीं। तो फर्स्ट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, जो नीचे जाने वाली है, बट सेकंड प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ में आ रहा है? वैसे कुछ रिएक्शन रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं HCl प्लस NaOH इनको मिक्स करूं तो क्या मिलता है? NaCl प्लस H2O। दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? ये अपने आप होती है कि नहीं होती? होती है ना, मतलब दोनों को मिक्स कर दिया तो ये अपने आप होने वाली है। बट उसके बदले अगर तुम लोग NaCl मतलब सॉल्ट पानी के अंदर ऐड करो तो तुम लोगों को उल्टी रिएक्शन NaCl प्लस NaOH ये मिलता है क्या? नहीं मिलता। अरे पानी में NaCl ऐड करने के बाद क्या मिलता है? ओके, Na प्लस Cl माइनस। क्या मिलता है? Na प्लस Cl माइनस। इसका डिसोसिएशन होता है। सॉल्ट पानी में जाने के बाद क्या होता है? डिसोसिएट। समझ में आ रहा है? तो दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बट ये HCl और NaOH देना ये स्पॉन्टेनियस है क्या? नहीं। यार डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, सेकंड वन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों को क्या बताता है? विच प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, विच प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल HCl प्लस NaOH गिविंग अस NaCl प्लस H2O। थर्मोडायनेमिक्स को पूछेंगे तो वो बोलेगा दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस वेयर एज NaCl plus water giving us HCl plus NaOH. This process is non-spontaneous. समझ में आ रहा है? सर जो फ्लॉट के नीचे क्यू उसका क्या है? हीट, सिर्फ हीट ट्रांसफर्ड। हाँ, यस। अब नेक्स्ट सिमिलरली अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पूछेंगे कि Fe प्लस O2, अभी के लिए रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, गिविंग अस Fe2O3। दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस? ये रस्टिंग है। आयरन की रस्टिंग स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप होती है कि नहीं होती? होती है, बराबर। अपने को उल्टा उसको कंट्रोल करना पड़ता है ताकि वो ना हो। तो दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ठीक है, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस दैट व्हिच रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड व्हिच रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। वो कैसे बताता है वो हम लोग थर्ड लॉ में पढ़ेंगे, सेकंड एंड थर्ड लॉ में पढ़ेंगे, तब तक वेट करना पड़ेगा। अब सेकंड, what is the disadvantage? Does not give information about rate of reaction। ये किसके बारे में बात नहीं करता? Rate of reaction. What is the meaning of rate of reaction? How fast a reaction goes, बराबर। तो यहाँ पे सही बोला उसने, यहाँ पे अगर तुम लोगों को पता होगा HCl plus NaOH giving us NaCl plus H2O, this is a very fast reaction or a slow reaction? Fast reaction, बराबर। एंड उसी बदले Fe plus O2 giving us Fe2O3। ऐसे होता है कि हम लोगों ने मार्केट से कुछ आयरन की चीज़ लाई, लेड से कि कबर्ड वबर्ड लाया एंड वो अगले दिन रस्ट हो गया। नहीं, हाउ मच टाइम इट टेक्स? ईयर्स, बराबर। साल लग जाते हैं रस्टिंग होने में। तो दिस इज अ फास्ट प्रोसेस और अ स्लो प्रोसेस? स्लो प्रोसेस। समझ में आ रहा है? तो थर्मोडायनेमिक्स अपने को इन दोनों रिएक्शन के बारे में क्या बताता है? वो बताता है ये रिएक्शन होती है कि नहीं होती। बट अगर हम लोग उससे पूछने जाए कि कौन सी रिएक्शन फास्ट है, वो इन्फॉर्मेशन थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइड कर रहा है क्या? नहीं। अब ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को कहाँ पे मिलेगी? दिस इन्फॉर्मेशन विल लर्न इन केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, दूसरा एक चैप्टर, एंड उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। सेकंड, थर्मोडायनेमिक्स गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट, सेकंड इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये देखो भाई, हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ी। पहली स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन, एंड तीसरा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अभी वो पढ़ाना बाकी है। मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनिटी? इफ अ रिएक्शन विल अकर और नॉट। समझ में आ रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट? the speed of the हाउ फास्ट इट विल रिएक्ट। समझ में आ रहा है? एंड नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटेंट? देखो, how long it will keep how long the reaction will occur। ओके, ठीक है, काइंड ऑफ करेक्ट। ठीक है, तो सी नो रिएक्शन गोज फॉर 100% कंप्लीशन। हम लोगों ने परसेंटेज यील्ड नाम का टॉपिक पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट में। कुछ रिएक्शंस 90% होती है,
कुछ 70, कुछ 50% ही होती है, कुछ 40% ही होती है, समझ में आ रहा है कुछ, ठीक है। तो कोई भी रिएक्शन 100% होती है क्या? नहीं, तो एक्सटेंट अपने को बताता है वो कितने % होगी, समझ पा रहे हो? ये भी इंफॉर्मेशन अपने को कहाँ से मिलती है? थर्मोडायनेमिक्स में से मिलती है, समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड बट ये हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले, मतलब जो टर्म रिक्वायर्ड है वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, बट उस टर्म का यूज थोड़ा सा इसमें देखेंगे, बट ज्यादा करके विल लर्न इट इन केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट थर्ड वन सॉरी सेकंड वन, ठीक है। अब डिसएडवांटेज में थर्मोडायनेमिक्स इज एप्लीकेबल फॉर macro objects. What is the meaning of macro objects? Macro मतलब macro large, micro मतलब छोटा, macro मतलब large, ठीक है। It is applicable for macro objects but not for micro objects. Now what is the meaning of micro objects? तो small, but कितने small? तो atoms या फिर मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा, समझ में आ रहा है? एक एटम एक मॉलिक्यूल, उसके ऊपर अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के रूल अप्लाई करने गए तो वो अप्लाई होंगे क्या? नहीं होंगे, समझ में आ रहा है? ये हम लोग पढ़ते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में जो तुम लोग कभी नहीं पढ़ोगे, ये 11th 12th में है ही नहीं, ये जनरली इंजीनियरिंग के सेकंड या थर्ड ईयर में आता है, डिपेंड कि तुम लोग कौन सी फील्ड ले रहे हो। हम लोग सारे मेडिकल वाले हैं तो तुम लोगों को कभी ये पढ़ना है नहीं, ठीक है। बट पहले 3 मतलब एक थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा चैप्टर कौन सा? केमिकल काइनेटिक्स, एंड तीसरा इक्विलिब्रियम, समझ में आ रहा है? ये 3 टॉपिक अपने को पढ़ना है, 11th एंड 12th में पढ़ना है, ठीक है। ओके, लिख दो। हाँ, बाय द वे, अब थर्मो के बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉरी, केमिकल इक्विलिब्रियम, एंड बाद में पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम, ठीक है। वो 2 टॉपिक होने के बाद हम लोगों का 11th का फिजिकल केमिस्ट्री खत्म। चलो अब नेक्स्ट लिखो भाई, सम कॉमन टर्मिनोलॉजीज। इसमें फर्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं सिस्टम। सिस्टम इज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जिसमें अपने को ज्यादा इंटरेस्ट है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्टम, ठीक है। एंड सिस्टम को छोड़ के बाकी सारी चीजों को बोला जाता है सराउंडिंग, ठीक है। तो एवरीथिंग एल्स अदर देन everything else other than system, ठीक है, इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। एकदम फालतू फालतू टर्म्स है, ऐसे कुछ बहुत वाव नहीं है इनमें, ठीक है। एंड हाँ, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिला के हम लोग इसको बोलते हैं यूनिवर्स। अपना यूनिवर्स बहुत छोटा रहता है, फिजिक्स जैसा नहीं, ठीक है। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इन दोनों को क्या बोला जाता है? यूनिवर्स, ठीक है। एंड द वॉल विच सेपरेट्स सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग, इट इज कॉल्ड एज बाउंड्री, ठीक है। तो बाउंड्री, द वॉल which separates system from surrounding is called as boundary, ठीक है, लिख दो। एक एग्जाम्पल, एक रूम है, रूम के अंदर एक गरम चाय का कप है, ठीक है, दिख रहा है? ओके, मस्त वेपर्स आ रहे हैं। कॉफी चाहिए रहेगा, कॉफी समझ लो, ऐसे कुछ नहीं। अब व्हाट इज माय सिस्टम? चाय, बराबर, ठीक है। जो टी है अंदर वो क्या है?
सिस्टम, उसको छोड़ के बाकी रूम, एंड चाय का कप बाउंड्री। ये समझ में आ रहा है? वो चाय का कप जो है वो बाउंड्री है, एंड ये पूरा जो रूम है वो क्या बन गया अपना यूनिवर्स। इसमें कोई दिक्कत रहेगी तो पूछ सकते हो, सिंपल है, ठीक है। देखो इसमें चाय क्यों सराउंड सब्जेक्ट है, मतलब सिस्टम है, बिकॉज थोड़ी देर के बाद चाय क्या हो जाएगी, गर्म चाय ठंडी हो जाएगी। गर्म कैसे होगी, वो अपने आप थोड़ी ना होती है, तो थोड़े टाइम के बाद वो ठंडी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसमें हाँ चाय का कप नहीं, सिस्टम इज चाय, गर्म चाय जो थोड़ी देर के बाद ठंडी हो जाएगी। कप में कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, कप पहले जैसे था वैसे ही रहने वाला है, ठीक है, वैसा। ओके लिख दो। ना वही तो, देखो थोड़ी देर के बाद दारू का पी लेंगे। हो गया ये? बन जाता आर्टिस्ट, बट मैंने केमिस्ट्री पढ़ाना नहीं चाहता। आगे बढ़े नेक्स्ट। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है, ये टाइम पास टॉपिक है, क्वेश्चंस कम आते हैं। टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज, इसमें नंबर 1, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री। हाँ, इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री। इसमें कुछ पढ़ाने जैसा है नहीं। एग्जाम्पल देखो भाई, एक ऐसे टैंक है, ये टैंक की वॉल है, एंड टैंक के अंदर पानी है। तुम लोगों को क्लियर कट यहाँ पे बाउंड्री दिख रही है, हर जगह पे दिख रही है ना ब्लैक कलर की, तो ये रियल है कि इमेजिनरी है? रियल है, ओके। फिश टैंक है एंड उसके अंदर पानी भरा हुआ है। फिश टैंक देखा है सबने? ऐसे कुछ दिखता है, ऊपर से ओपन रहता है, ओके। अब जो ब्लैक कलर की फिश टैंक की बाउंड्रीज है वो रियल है कि इमेजिनरी है? रियल है, बट ऊपर की तरफ बाउंड्री है क्या? है ना, बट वाटर का सरफेस पे एक बाउंड्री बन जाएगा, बट इज इट अ रियल बाउंड्री? नहीं, वो इमेजिनरी है ना, वो ऊपर नीचे हो सकती है। अगर मैं उसमें पानी ऐड करूंगा तो बाउंड्री ऊपर जाएगी, अगर इवेपोरेशन हो गया तो बाउंड्री नीचे आएगी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो वाटर का सरफेस है दैट इज अ विच टाइप ऑफ बाउंड्री? इमेजिनरी बाउंड्री। एंड बाकी अपना फिश टैंक जो है वो रियल बाउंड्री, ठीक है, लिख दो। रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री का वो भी रियल है ना पूरा, वो कम्प्लीटली रियल है। ऐसे कम्प्लीटली इमेजिनरी बाउंड्री कुछ मतलब की नहीं है। मतलब मैं ऐसे बोल दूँ तुम लोगों को कि इस रूम में ऐसे एक बॉक्स इमेजिन करो, वो जस्ट थ्योरेटिकल ठीक है, प्रैक्टिकली कुछ पॉसिबल ही नहीं है ना वैसा। नेक्स्ट, रिजिड एंड कंप्रेसिबल बाउंड्री। देखो मेरे पास एक स्टील का कंटेनर है, रिजिड बाउंड्री या कंप्रेसिबल बाउंड्री, जिसके अंदर कोई गैस है, रिजिड और नॉन रिजिड? रिजिड। मेरे पास एक बलून है जिसके अंदर गैस भरी हुई है, रिजिड या कंप्रेसिबल? समझ में आ रहा है? बट बलून के एग्जाम्पल नहीं आएंगे कंप्रेसिबल बाउंड्रीज में, ठीक है। अब एग्जाम्पल आएंगे ऐसे कुछ, मेरे पास एक स्टील का कंटेनर है जिसके ऊपर ऐसा कुछ लगाया हुआ है, इसे क्या बोलते हैं? नहीं बट वो जो लगाया है उसको क्या बोलते हैं? पिस्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिस्टन। उससे हम लोग प्रेशर कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं अगर प्रेशर बढ़ाऊँ तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा ना। ऐसे ऊपर से प्रेस कर रहा हूँ, प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो वॉल्यूम कम होगा। तो
दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज ऑल्सो कंप्रेसिबल, ठीक है। तो ये पहले दो जो है, सॉरी लास्ट के दो जो है, दैट इज कंप्रेसिबल। फर्स्ट वन इज रिजिड, ठीक है। अब ध्यान दो, ट्रू और फॉल्स, ऑल क्लोज्ड सिस्टम हैव rigid boundary, true or false? False, very nice. Why? Because balloon is closed, but it is compressible. Okay, नहीं ये वाला, वो बलून का एग्जांपल कभी नहीं आएगा। ये वाला, ये क्लोज्ड है, इसमें से गैस बाहर निकल सकती है क्या? नहीं, हाँ वो क्लोज्ड है, बट अपने को प्रैक्टिकली केमिस्ट्री में बलून नहीं आएगा ना, मतलब ऐसे पिस्टन एंड ऑल ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो आंसर करेक्ट है तुम लोगों का, क्योंकि बलून कैन बी कंप्रेसिबल, बट यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर पिस्टन लगाया हुआ है, तो ये कंप्रेस हो सकता है, ठीक है, वैसा। या फिर मेडअप ऑफ हार्ड मटेरियल, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऑल क्लोज सिस्टम मेडअप ऑफ हार्ड मटेरियल आर रिजिड, समझ में आ रहा है। तो हार्ड मटेरियल मतलब वो तो मतलब बलून नहीं है, तो वो कंप्रेस नहीं होना चाहिए, बट वो हो सकता है बिकॉज ऑफ पिस्टन अरेंजमेंट, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, रिजिड नॉन रिजिड के बाद एकदम फालतू चीज, इसके ऊपर तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, ठीक है। थर्ड, क्या बोलते उसको, भूल गया मेरे को, हाँ, परमिएबल नॉन परमिएबल बाउंड्री, परमिएबल एंड नॉन परमिएबल बाउंड्री, ठीक है। वही सेम टू सेम अपना कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर एक वॉल है, वॉल के एक तरफ ऐसा रेड कलर का सोल्यूशन है, वॉल के दूसरी तरफ ऐसे ब्लू कलर का सोल्यूशन है। दोनों पास हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। अब दूसरी तरफ दूसरी एक बाउंड्री है, जिसमें बीच में जो वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ क्लॉथ, समझ में, ऐसे कपड़े की बनी हुई है। अब इसमें से सोल्यूशन पास हो सकते हैं क्या? हो सकता है, बिकॉज देयर इज परफोरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट मटेरियल एंड सेकेंड मटेरियल दे कैन ट्रांसफर इनटू ईच अदर, ठीक है। तो फर्स्ट वाला नॉन परमिएबल, सेकेंड वाला परमिएबल, ठीक है, ओके। इन तीनों के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। अब इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो गया। अब फोर्थ टाइप ऑफ बाउंड्री, आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक बाउंड्री, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोथर्मल बाउंड्री? देखो यहां पर आइसो सेम, थर्मा इस चैप्टर में पूरा तुम लोग बोलोगे टेम्परेचर, तो आइसोथर्मल मतलब यहाँ पे टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका मीनिंग, मेरे पास एक सोल्यूशन है विच पानी का ही सोल्यूशन है विच इज एट 75 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, एंड दूसरा सोल्यूशन है विच इज एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में क्या होता है, तो इसके डेफिनेशन बोलेंगे हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल, आइसोथर्मल हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल, whereas in case of adiabatic boundary no heat transfer, ठीक है, ओके। अब इसमें कैसे होता है मुझे बताओ, ये कौन सी बाउंड्री मैंने बोला?
पहली वाली नहीं मतलब आइसोथर्मल है, ठीक है। तो इफ इट इज आइसोथर्मल बाउंड्री तो यहाँ पे क्या होगा, हीट ट्रांसफर पॉसिबल है। हीट कहाँ से कहाँ पे ट्रांसफर होगी, 75 to 25 बराबर। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर पॉसिबल है, इधर से इधर पे हीट ट्रांसफर होगी। ये हम लोगों ने जो एरो बनाया वो किसके लिए है, क्यू के लिए है, क्यू मतलब हीट, ठीक है। उसी बदले इफ अ एडियाबेटिक कंटेनर इज देयर, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, बाजू से इंसुलेशन है। अब यहाँ पे ये 75 डिग्री वाला सोल्यूशन एंड यहाँ पे ये 25 डिग्री वाला सोल्यूशन, कहाँ से कहाँ पे हीट ट्रांसफर होगी, नो हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल। समझ में आ रहा है, एडियाबेटिक कंटेनर में हीट ट्रांसफर नहीं होगी। ओके, तो फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल जिसमें हीट ट्रांसफर पॉसिबल है। सेकेंड वन इज एडियाबेटिक, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल चेंज भी हो सकता है भाई। डिग्री सेल्सियस 75 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इन विच कंटेनर टेम्परेचर चेंज विल बी ऑब्जर्व्ड, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट वन बराबर। वाई, बिकॉज इट इज आइसोथर्मल, तो वो हीट ट्रांसफर कर सकता है, मतलब ये अपनी हीट बाहर रिलीज कर पाएगा। समझ में आ रहा है, बट ये फर्स्ट वाला कर पाएगा क्या, नहीं, एंड डाउट। इनके नीचे भी चाहिए तो लिख देना आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन एक आया हुआ है, जेई में आया था, नीट में नहीं आया, बट आया हुआ है। क्वेश्चन था कंटेनर ए which is isothermal and container B which is adiabatic. ठीक है, in both the container 1 mole CH4 is combusted. 1 mole CH4 is combusted, ठीक है। ऑप्शन ए, TA increases, TB increases. ऑप्शन बी, TA remains constant and TB increases. ऑप्शन सी, TA increases, TB constant, and option D, TA constant, TB constant, ठीक है। आंसर दोनों को बताने की जरूरत नहीं है, मैं ऑप्शंस जब कॉल करूंगा तब हैंड रेस करना, जो तुम लोगों को करेक्ट लग रहा होगा वो, ठीक है। लिखना बंद करके पहले सब जन क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन को समझो, आंसर सोचो, फिर बाद में लिखना कंटिन्यू करो। चलो चलो करें एंड्रेस। ऑप्शन ए, जिन लोगों को ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा होगा एंड्रेस कर सकते हो। ओके, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। चलो, बी इज द करेक्ट आंसर। एक नहीं करेक्ट आंसर दिया, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, एक ने एड्रेस किया था। अब तो यहाँ पे वाई बी इज द करेक्ट आंसर, देखो ध्यान दो। फर्स्ट वन इज आइसोथर्मल, सेकंड वन इज एडियाबेटिक। आइसोथर्मल में हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल, एडियाबेटिक में हीट ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल। अब अंदर गैस जब जलेगी, ठीक है, तो गैस जलते वक्त हीट जनरेट होती कि नहीं होती, होती है। हीट जनरेट हुई, बाहर निकल गई, समझ में आ रहा है। हीट अगर बाहर निकली तो अंदर का टेम्परेचर चेंज होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा ना। जो भी हीट जनरेट हो रही है कंबशन में वो बाहर रिलीज हो गई, तो अंदर का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। वेयर एज यहाँ पे जब ये कंबशन होगा, हीट जनरेट हुई, बाहर निकल नहीं सकती, ये समझ में आ रहा है। तो हीट अंदर ट्रैप्ड होगी, अंदर हीट जब ट्रैप होगी तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, ये कुछ समझ में आ रहा है, पक्का।
तो विच वन इज करेक्ट? टी रिमेन्स कांस्टेंट, टी बी इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन था बट मस्त क्वेश्चन था, थोड़ा सोचने जैसा था। ठीक है, लिखो। अपने वर्ड्स में चाहिए तो इसका एक्सप्लेनेशन लिख देना। मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है, हेडिंग लिखेंगे मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब इसमें पहला हम लोग मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी देखने वाले हैं हीट, दूसरा देखने वाले वर्क डन। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज हीट, हीट का सिंबल स्मॉल क्यू, फिजिक्स में तुम लोग कैपिटल की यूज करते हो। ठीक है, उतना ही अंतर है। अब यहाँ पे मेरे पास कोई एक गैस है या फिर कोई एक लिक्विड है। ठीक है, एंड इसे चलो लिक्विड ले लेते हैं। मैंने नीचे से बर्नर के ऊपर रख दिया। ठीक है, क्या होगा? हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड, हीट टेम्परेचर नहीं, हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड या रिलीज बाय द सिस्टम। एब्जॉर्ब, नीचे से हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हीट एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, अब हीट एब्जॉर्ब होगी तो इसकी हीट बढ़ रही है ना, हीट बढ़ेगी तो क्यू इज पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? तो वेन एवर हीट इज एब्जॉर्ब्ड क्यू इज पॉजिटिव, इसमें भी दिक्कत। नेक्स्ट, उसी बदले सेम कंटेनर के ऊपर बाजू में मैंने ऐसे आइस क्यूब्स रख दिए। समझ पा रहे हो? बताओ, अब ये हीट एब्जॉर्ब करेगा कि रिलीज करेगा? रिलीज करेगा, बराबर है। इतना सबको समझ में आ रहा है? आइस क्यूब्स ठंडे है, टेम्परेचर कम है, तो ये इसमें से हीट निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे हीट रिलीज होगी तो क्यू इज पॉजिटिव, मतलब हीट बढ़ेगी या कम होगी? पहले तो कम होगी। हीट कम होगी तो क्यू नेगेटिव। ऐसे टाइम पे क्यू को क्या बोलने का? नेगेटिव। समझ में आ रहे? हीट एब्जॉर्ब्ड, हीट रिलीज्ड। ठीक है, लिख दो इसे। नेक्स्ट, सेकेंड इज वर्क डन, W। ठीक है, सेकेंड इज वर्क डन, सिंबल कैपिटल W। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ वर्क डन, पहले एक गैस है, ऊपर एक पिस्टन है, एंड इस पिस्टन को मैं ऊपर से प्रेस कर रहा हूँ। काम करते इसको कॉपी मार लेते पहले। नहीं, इसको कॉपी मार के कुछ फायदा नहीं है। ऊपर से मैं इस पिस्टन को ऐसे कंप्रेस कर रहा हूँ, प्रेशराइज कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे कौन सी प्रोसेस हो रही है? एक्सपांशन है, कंप्रेशन, कंप्रेशन। ठीक है, अब जब मैं इसको, मतलब गैस को, सी गैस इज आवर सिस्टम। ठीक है, जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो वर्क इज डन बाय द गैस या ऑन द गैस? ऑन द गैस। ये इतना समझ में आ रहा है? अब जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो मेरी कुछ एनर्जी यूज हो रही है, वो मेरी एनर्जी किस में ट्रांसफर हो रही है? हाँ, मैकेनिकल में। ठीक है, एंड वो फाइनली किस चीज को मिल रही है? ट्रांसफर क्या हो रही है? गैस को मिल रही है ना। मतलब मैं मेरी एनर्जी से उसको कंप्रेस कर रहा हूँ तो एनर्जी किस में ट्रैप हो रही है? गैस मॉलिक्यूल्स में। ये समझ में आ रहा है? पक्का। अब ये जो एनर्जी ट्रांसफर, उसकी वजह से गैस की एनर्जी बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ी तो वर्क डन गैस का, मतलब गैस के ऊपर का वर्क डन विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। ये समझ में आ रहा है? कंप्रेशन में वर्क डन इज पॉजिटिव एज वर्क इज डन ऑन द गैस। ठीक है, वर्क इज डन ऑन द गैस, लिख दो। डन। अब देखो, उसी बदले ये पिस्टन कंप्रेस हो गया लेट्स से। ठीक है, एंड बाद में मैंने इसके ऊपर से मेरा हाथ निकाल दिया, मतलब मैं प्रेशराइज करके रख रहा था ना इसको, बट अभी मैंने मेरे हाथ को, मतलब प्रेशर को निकाल दिया, तो अभी गैस जो कंप्रेस हो गई थी वो वापस मैंने हाथ निकाल दिया, क्या हो जाए, होना स्टार्ट होगी, एक्सपांड वापस ऊपर आना स्टार्ट होगी। कितना सबको समझ में आ रहा है? अभी जब ऊपर आएगी तो इस पिस्टन को उठाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ या गैस कर रही है?
तो वर्क इज डन बाय द गैस या ऑन द गैस? बाय द गैस। एक्सपांशन हो रहा है, ठीक है। तो एक्सपांशन में अब गैस मॉलिक्यूल वर्क कर रहे हैं, उसकी वजह से गैस की एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। तो एनर्जी कम होगी तो W इज पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। व्हेन वर्क इज डन बाय द गैस, वर्क इज डन बाय द गैस, ठीक है। ये लिख दो, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके यूज होंगे। अभी तक टाइम पास चल गए, कुछ ऐसे इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, ये जस्ट हम लोग टर्म्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन आ ही नहीं सकता ना, इसलिए। अब देखो, नेक्स्ट इज थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स, देखो किसी भी गैस पार्टिकल में या फिर सिस्टम में टोटल 4 वेरिएबल्स रहता है, ठीक है। एक रहता है प्रेशर, दूसरा वॉल्यूम, तीसरा टेम्परेचर, चौथा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अगर ये इनिशियल स्टेट में है तो इन सबको हम लोग बोलेंगे P1, V1, T1 एंड N। N चेंज नहीं होगा, वाई? बिकॉज इट इज अ क्लोज सिस्टम, ये बंद है, तो कोई गैस जो भी अंदर है वो उड़ पाएगी क्या? नहीं, वो ट्रैप्ड है। समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ मोल्स थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाले, ओपन सिस्टम जनरली हम लोग देखते नहीं है, ठीक है। अब इसमें मैंने कुछ प्रेशर अप्लाई किया तो प्रेशर हो गया V2, P2, फिर बाद में वॉल्यूम प्रेशर की वजह से चेंज होगा विच इज V2, एंड लेट अस से कि मैंने इसको हीट भी किया तो टेम्परेचर विल बिकम, बट नंबर ऑफ मोल्स विल रिमेन सेम विच इज N। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग 4 ही वेरिएबल्स देखने वाले, जिसमें से 3 चेंज हो सकते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? वेरिएबल्स कौन से? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। इनिशियल स्टेट वाले को हमेशा स्टेट 1 ऐसा लिखा जाएगा, स्टेट 1, एंड फाइनल स्टेट वाले को स्टेट 2, ठीक है। अब ऐसी चीजें आएंगी जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, इसके बाद वाला टॉपिक हो गया। चलो तब तक आगे बढ़ता है। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। लिखो, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ध्यान दो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। हम लोग इसको डिस्टिंग्विश काइंड ऑफ ही पढ़ लेते हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, पूरा हेडिंग लिख देना एक बार, ये प्रॉपर्टीज के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब एक्सटेंसिव का मीनिंग क्या है? तो द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन, प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, इज कॉल्ड एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वेयर एज सेकेंड, मतलब इंटेंसिव, ऐसे याद रख सकते हो, इंटेंसिव में इन आता है, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सेकेंड, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे तो इसका मीनिंग बता दूंगा, डोंट वरी। एडिटिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव प्रॉपर्टीज। थर्ड,
रेशियो ऑफ, ये डिस्टिंग्विश नहीं है मतलब हाँ प्योरली, ये जस्ट हम लोग एक साथ दोनों पढ़ रहे हैं, ठीक है। रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज is always intensive. And third, properties containing molar or specific or latent in their names are always intensive. ठीक है, थोड़ा टाइम देना, ये सब हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे, डोंट वरी। मनुष्यत का भी इंग्लिश वर्जन क्या तुझे बता वैसे? अनऑस्पिशियस, अनऑस्पिशियस नहीं बोल सकते। हाँ समथिंग अनऑस्पिशियस ना, हाँ वैसा ही, हाँ यस, हाँ वैसा, हाँ ये सर, हाँ उस दिन रह गए अपना, वही तो, यस वो देखो, अब अपने फील्ड ऑफ विजन में आ जाओ। अब देखो बैक यहाँ पे नेक्स्ट, अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे प्रॉपर्टीज बताऊंगा, मतलब लिख के दूंगा, तुम लोग गैस मारोगे इफ इट इज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सिंपल से स्टार्ट करते, हाँ हाँ यस, लिखते जाए, करेंगे ना, नहीं वो इसमें एग्जाम्पल्स में सब पॉइंट्स एक्सप्लेन कर पाऊंगा, डायरेक्ट करूंगा एक एक करके तो मजा नहीं ना, क्वेश्चन ही कर लेते हैं। ओके, मास, अमाउंट चीज की अगर चेंज हो गई तो उसका मास चेंज होता है या नहीं होता? होता है ना, मतलब बचपन में तुम लोग छोटे से थे, हल्के फुल्के थे, अभी बड़े हो गए तो वजन बढ़ गया है ना, मतलब मास बढ़ गया है, अमाउंट बढ़ने से मास बढ़ता है, समझ में आ रहा है? तो मास इज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव? एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मतलब क्या? विच डिपेंड्स ऑन अमाउंट, ठीक है। सेकेंड, हाँ अब अपना दूसरा पॉइंट देखो, मैं मेरे पास 2 पानी के गिलास है, दोनों में थोड़ा थोड़ा पानी है, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों का मास ऐड होगा कि नहीं होगा? ऐड होगा, मास बढ़ेगा ना, समझ में आ रहा है? तो एडिटिव प्रॉपर्टी रहती है, कौन सी वाली? एक्सटेंसिव, ठीक है। अब सेकेंड, वॉल्यूम, दोनों को ऐड करने से वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या? बढ़ता है ना, पानी 2 गिलास ऐड करोगे, तीसरे गिलास में पानी ज्यादा रहेगा, तो इट इज एक्सटेंसिव और इंटेंसिव? एक्सटेंसिव, ठीक है, एक्सटेंसिव। थर्ड, डेंसिटी, हेली डेंसिटी लिख रहा हूं मैं भी, मतलब डेंसिटी, डेंसिटी इंटेंसिव। देखो भाई, पानी की डेंसिटी रहती है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, दोनों को ऐड करने के बाद पानी की डेंसिटी रहेगी 1 ग्राम पर ml। ये इतना सबको समझ में आता है डेंसिटी के बारे में? ओके, तो डेंसिटी इज इंटेंसिव। एंड डेंसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? मास अपॉन वॉल्यूम। इट इज रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ऊपर वाले दोनों एक्सटेंसिव थी, बट नीचे वाला क्या बन गया? डेंसिटी रेशियो इंटेंसिव। समझ में आ रहा है? तो 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? इंटेंसिव। थर्ड पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, फोर्थ, टेम्परेचर। जिधर भी तुम लोगों को दिक्कत आए एडिशन करने का सोचने का, ठीक है? यस, बताओ भाई, टेम्परेचर इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव है? इंटेंसिव। क्यों भाई? अगर किसी को एक्सटेंसिव लग रहा होगा, देखो तुम्हारे पास एक 25 डिग्रीज पे पानी है, ये भी 25 डिग्रीज का पानी है, दोनों को मिक्स कर दिया, 50 डिग्री बनता है क्या? नहीं, क्या हम मजा आ जाती ना, बट सारा ऐसे आधी बादली इधर आधी बादली इधर मिक्स किया, चलो नहाने। ऐसा होता नहीं है, बट ठीक है। तो क्या वो एवरेज होता है, इधर भी इनका एवरेज करेंगे 25 + 25 अपॉन 2,
25 प्लस 75 50, क्योंकि 25 प्लस 75 अपॉन 2 50, वो नहीं, दोनों का टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, गर्म ठंडा पानी। ओके, तो इंटेंसिव, ठीक है। नेक्स्ट मोलार मास, ये पॉइंट नंबर 3 से एकदम इजीली हो जाएगा। मोलार मास इंटेंसिव, देखो पानी का यहाँ पे मोलार मास 18 ग्राम पर मोल, वहां पे भी मोलार मास 18 ग्राम पर मोल, नीचे भी मोलार मास ना, पानी का H2O वो तो चेंज नहीं होगा ना, मतलब समझ में आ रहा है। तो मोलार मास इज इंटेंसिव, या फिर एकदम सिंपल वहां पे लिख के दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज विच हैज मोलार, स्पेसिफिक और लेटेंट आर ऑलवेज इंटेंसिव, ठीक है। ये हिंट है, ये देखो वो डिस्टिंग्विश कम एंड ट्रिक ज्यादा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 6th नंबर ऑफ मोल्स, वेरी नाइस, ठीक है। देखो भाई, लेट अस से कि यहाँ पे 1 मोल पानी है, यहाँ पे भी 1 मोल है, दोनों पे ऐड कर दिया 2 मोल बनेगा ना, एडिटिव है, ये सबको समझ में आ रहा है। तो नंबर ऑफ मोल इज एक्सटेंसिव। 7th कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान दो, यहाँ पे 1 मोलार NaCl का सोल्यूशन है, लेट अस से यहाँ पे भी 1 मोलार NaCl का सोल्यूशन है, दोनों को ऐड कर दिया, 1 मोलार ही रहेगा ना, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा क्या? नहीं। अगर किसी को डाउट रहेगा, मिक्सिंग करते हैं तो मोलारिटी का एवरेज लेते हैं, M1 प्लस इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2, ऐसा कुछ याद है ये फॉर्मूला, ठीक है। तो एवरेज करने का मतलब क्या, 1 प्लस 1 अपॉन 2 करते हैं, क्योंकि दोनों को मिक्स किया ना बे, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 कितना होगा, 1 मोलर ही होगा। फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलरिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी? ये मारूंगा मैं, हाँ, वॉल्यूम। बहुत दिक्कत है भाई अभी तक, ये बाय हार्ट हो जाना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल कौन सी प्रॉपर्टी है, ऊपर देखो, एक्सटेंसिव। वॉल्यूम कौन सी है, एक्सटेंसिव। दोनों का रेशो इंटेंसिव, ये समझा। अगर एडिशन में दिक्कत आ रही होगी तो ऐसे भी तुम लोग सोच के देख सकते हो, ठीक है। इंटेंसिव, 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो इज ऑलवेज इंटेंसिव। हाँ, क्या क्या, लेटेंट, ओके। अब देखो, जनरली लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऐसा रहता है, ठीक है। तो हाँ, लेटेंट इज फॉर 1 ग्राम, हाँ, स्पेसिफिक इज फॉर 1 ग्राम एक्चुअली, एंड लेटेंट इज ऑल्सो फॉर 1 ग्राम। अब दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है कि लेटेंट ये वर्ड तुम लोग हमेशा है ना फेस चेंज पे यूज करते हो, हाँ, मेल्टिंग के टाइम पे या फिर बॉइलिंग के टाइम पे, वेपराइजेशन, वो सब के टाइम पे, समझ में आ रहा है। तो इतना ही डिफरेंस है, बाकी बोथ आर फॉर 1 ग्राम, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन के बाद 8th प्रेशर, ठीक है। चलो, प्रेशर का फॉर्मूला, डायरेक्ट उधर ही जाते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, ए टाइम पास, सरक दरा चिपक के एकदम गार्डन में बैठे हुए चमार बनना, फोर्स बाय थ्रस्ट बाय एरिया। ओके, फोर्स बाय एरिया, प्रेशर इज फोर्स बाय एरिया, ठीक है। तो फोर्स इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी? एक्सटेंसिव, इतना पता है सबको ना। हम लोग मतलब एक हाथ से फोर्स लगाएंगे, 2 हाथ से फोर्स लगाएंगे, अमाउंट बढ़ गई, फोर्स बढ़ गया। एरिया एक्सटेंसिव, मेरे पास थोड़ी सी चक्कर है, ज़्यादा चक्कर आ गई, एरिया बढ़ जाता है, समझ में आ रहा है। तो फोर्स एंड एरिया बोथ आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड फोर्स अपॉन एरिया इंटेंसिव। रुको भाई, वो फिजिक्स हो गया, बट जरा केमिस्ट्री में आता है। केमिस्ट्री का फोर्स का फॉर्मूला बताओ, केमिस्ट्री में फोर्स का फॉर्मूला बताओ। हाँ, कैसा होगा, Pv इज इक्वल टू, अच्छा मार दूंगा ना सालो, तो ये पता है ना। हाँ, तो P इज इक्वल टू nRT बाय V, कैसा होगा, nRT बाय V, समझ में आ रहा है। ओके, R एंड T, R इज अ कांस्टेंट, टेम्परेचर, इंटेंसिव, उनको भूल जाने का। नंबर, उनके लिए कुछ रूल ही नहीं है ना, मतलब उनका कुछ काम ही नहीं है, इंटेंसिव हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव, वॉल्यूम रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, समझ में आ रहा है।
ठीक है, But temperature is इंटेंसिव, हाँ तो उसके लिए कुछ रूल ही नहीं हो, इंटेंसिव है हो गया, ठीक है चलेगा। ऐसे कुछ नहीं है कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव का मल्टीप्लिकेशन कुछ होगा या फिर कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ दो एक्सटेंसिव का रेशियो इंटेंसिव, उतना, ये समझ पा रहे हो? ओके। उसके बाद फिर मतलब विस्कोसिटी या फिर अपना क्या बोलते हैं उसको, रिफ्रैक्शन, ठीक है, मतलब वो सब भी आ सकता है, वो सब छोड़ देता है intensive. क्या। अब सारे वो इंटेंसिव है, मतलब विस्कोसिटी पानी की हमेशा वैसे ही रहेगी। Pressure तो additive हो जाता है. हाँ Pressure तो additive हो जाता है. नहीं, अगर- एवरेज ही होता है उसका भी। If I'm putting a certain pressure on an object और कोई और आके same लगाता है तो add तो हो जाए. अच्छा वैसे नहीं, अच्छा ओके, देखो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट, सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऐसा है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेशर ऑफ दिस सब्सटेंस, इसके बारे में सोचिए, इसका प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, nRT/V के ऊपर। यू आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल प्रेशर, हम लोग इसकी बात थोड़ी ना कर रहे हैं, इसका प्रेशर नहीं, इसका प्रेशर, अंदर gas का. गैस का प्रेशर, ठीक है ओके, ये समझे। नेक्स्ट, तो इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ में आ रहा है कैसे आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटेंसिव, ठीक है। अक्षरा और तुम्हारा नाम क्या है? कृषा। यहाँ पे देखो जरा ध्यान दो, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस, टाइप्स ऑफ फंक्शंस, लिखो टाइप्स ऑफ फंक्शंस। क्या हुआ? अब इसमें दो ही फंक्शंस पढ़ना है, एक पढ़ना है पाथ फंक्शन। कृषा क्या पढ़ना है अपने को? पाथ फंक्शन, पाथ पाथ क्या बोली वो? मुझे पांच किस? आपका पाथ 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 फंक्शन, ठीक है ओके। लिस्ट में लिखो properties which depends, properties which depends on the path followed by the system, on the path, properties which depends on the path followed by the system, depends on the path followed by the system, ठीक है, are called as path functions. Example, हमने पूरे सिलेबस में दो ही एग्जाम्पल है, W एंड Q, कैसे बाद में देखेंगे, ठीक है, बट ये दो ही एग्जाम्पल्स है जो कि क्या है, पाथ फंक्शंस, ठीक है। एंड स्टेट फंक्शन, देखो इनका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा लेंदी है W एंड Q का, तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। हम लोग दूसरा एक एग्जाम्पल लेंगे फिजिक्स से, ठीक है, और समझ लेंगे पहले पाथ फंक्शन में स्टेट फंक्शन रहता क्या है, ठीक है ओके। तो इसमें लिखना स्टेट फंक्शन में प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन initial and final state of the system only. Initial and final state of the system only. State of the system only. Are called as state function, ठीक है, या फिर properties which are independent of path followed, ये भी आ सकता है, independent of path followed is called as state function. तुम्हारा नाम क्या है? हाँ दिव्या, ओके। यहाँ पे देखो, अब देखो, अब हाँ ऐसे ए बी, ध्यान दो भाई, यहाँ पे एक इंसान
ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहे हैं, सुनो बे यहाँ पे काई को छी 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 हाँ हाँ ना कुछ भी यार देखो बैक सुनो सुनो सॉरी। अब तो यहाँ पे एक इंसान पॉइंट ए से, अब एक्सप्लेनेशन देखेंगे सब जन बातें बंद। एक इंसान पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते वक्त वो अगर इसे स्ट्रेट लाइन में गया, हाउ मच डिस्टेंस इट इज ट्रैवलिंग? ही इज ट्रैवलिंग 5 मीटर्स। अब उसी बदले बातें मत करो भाई, पहले वो 2 मीटर ऐसे गया, बाद में 5 मीटर ऐसा आया, एंड बाद में वो वापस 2 मीटर ऐसे गया पॉइंट ए से पॉइंट बी पे। ध्यान दो, पाथ 1 ये दो पाथ फंक्शन पढ़ा, पाथ 2 पाथ ए से मतलब सॉरी ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, उसके पास एक ऑप्शन है सीधा जाए। सीधा जाएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 5 मीटर। अगर सेकंड पाथ से गया तो कितने मीटर ट्रैवल कर रहा है? 9 मीटर। बट इन बोथ द पाथ्स, पाथ 1 एंड पाथ 2, व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट? 5 मीटर्स। ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का डिफरेंस सबको समझ में आता है? ओके तो पाथ 1 पाथ 2 में डिस्टेंस ट्रैवल्ड सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। बट पाथ 1 एंड पाथ 2 में डिस्प्लेसमेंट तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज अ पाथ फंक्शन या स्टेट फंक्शन? पाथ फंक्शन ना, पाथ चेंज करने से डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो इट इज अ पाथ फंक्शन। वेयर डिस्प्लेसमेंट इज अ ना, वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, या फिर वो फाइनल एंड इनिशियल स्टेट ए एंड बी के बीच में जो डिस्टेंस है 5 मीटर का, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बाद में किसी दिन अगर ये इंसान ऐसा गया ऐसा ऐसे, समझ में आ रहा है? ऐसे कुछ जैसे लिया होगा उसने। तो मुझे बताओ इस केस में वापस इसका डिस्टेंस सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा? पाथ 1 एंड पाथ 2 से डिफरेंट रहेगा, बट डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगा। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन समझ में आ रहा है? पाथ फंक्शन अपने पास सिर्फ 2 ही है। कौन से 2 है? लिखा है वर्क एंड हीट। समझ में आ रहा है? तो वर्क एंड हीट बोथ आर पाथ फंक्शंस। एंड बाकी सारे उसके बाद तुम लोगों को जो अच्छा लगे, जो याद आए, जैसे कि हम लोगों ने यू पढ़ा था। यू मतलब इंटरनल एनर्जी, क्या बोलते हैं उसको? क्लोज इनफ, ठीक है ना, मतलब वैसे क्लोज इनफ इंटरनल एनर्जी। एच मतलब एंथैल्पी, क्या था वो? एंथैल्पी। एस मतलब एंट्रोपी, एंड जी गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? स्टेट फंक्शन है। उसी साथ तुम लोगों को वॉल्यूम, प्रेशर कुछ भी दे, एवरीथिंग इज स्टेट फंक्शन। समझ में आ रहा है? सिर्फ 2 ही है पाथ फंक्शन, एक है वर्क एंड दूसरा है हीट। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, इसमें ही एक इंपॉर्टेंट चीज, मतलब स्टेट फंक्शन अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये अपना इंसान पॉइंट ए से ऐसे ट्रैवल करते गया, इधर से इधर आया, इधर से इधर आया, इधर से इधर आया, इधर से इधर आया। ये समझ में आ रहा है? व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट? 0, बराबर है। एंड डिस्प्लेसमेंट इज विच प्रॉपर्टी? स्टेट या सॉरी हाँ स्टेट फंक्शन। समझ में आ रहा है? ओके तो स्टेट फंक्शन अगर ऐसे साइक्लिक प्रोसेस में हुआ तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहती है? 0। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? तो अब इसमें हम लोग एक चीज लिखने वाला है, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ। इंटीग्रेशन करना मतलब क्या करना? सिंबल लिखने नहीं बोल रहा हूँ मैं, मीनिंग उसका फिजिकल मीनिंग क्या रहता है? हाँ नहीं, स्मॉलेस्ट डेरिवेशन का ऑपोजिट। ओके नहीं, इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना। इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या रहता है? ऐड करना। अगर तुम लोगों को ये स्टोरी बताई होगी, देखो इसे बोलते हैं समेशन। समेशन करेक्ट है, सिग्मा सिंबल का नाम है एंड इसका यूज जनरली समेशन में होता है। समेशन स्टार्ट होता है एस से,
एस को थोड़ा खींच दिया, फैंसी वे में लिखा इंटीग्रेशन। हाँ अरे नहीं यही है, इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसे आता है, ये सिंबल और किधर से नहीं आता, ये ऐसे है जो ऐसे थोड़ा फैंसी वे में लिखा हुआ है। यस ट्रू स्टोरी। हाँ तो क्या नहीं, अरे सच्ची है वो किसने बनाया वो मुझे नहीं पता बट है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना, एंड हम लोग कैसे ऐड कर रहे हैं, ये साइक्लिक प्रोसेस को ऐड कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, साइक्लिक इंटीग्रेशन। ये समझ में आ रहा है। एंड इन सबके एडिशन करने के बाद अपने को आंसर कितना आएगा, 0। समझ में आ रहा है। तो स्टेट फंक्शन में लिखना, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट फंक्शन इज ऑलवेज 0। साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ अ स्टेट फंक्शन is always 0। अब ध्यान दो ये 0 है, इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, there is some function phi, this function u h s g कुछ भी दे सकते हैं। समझ में आ रहा है, मैंने सिंबल phi यूज किया है, वो कुछ भी u h कुछ भी दे सकता है। एंड यहाँ पे कुछ टाइम या फिर कुछ भी रह सकता है, वॉल्यूम प्रेशर कुछ भी, ठीक है। लेट्स से कि वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, कुछ तो है, कोई दिक्कत। ऐसा ग्राफ दे दिया, समझ में आ रहा है। एंड वही मतलब पूरा एकदम मस्त क्वेश्चन बना के दिया, ABCD, ठीक है। And then they are asking what is the change in internal energy। हाँ कितनी आएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, 0 ना, कुछ इंटरनल एनर्जी चेंज होगी क्या, क्योंकि वो इनिशियल पॉइंट से वापस इनिशियल पॉइंट पे ही आ गया, तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो डेल्टा U 0, या फिर डेल्टा H पूछ लिया वो भी क्या होगा, डेल्टा S पूछ लिया वो भी क्या होगा, W पूछ लिया वो भी क्या होगा। अरे सही पकड़ा है, ये नॉन जीरो। ये समझ में आ रहा है, ये ऐसा क्यों, बिकॉज इट इज अ पाथ फंक्शन, W पाथ फंक्शन है, वो साइक्लिक प्रोसेस में 0 होगा क्या। अब वो कितना होता है वो आगे अलग से पढ़ेंगे, बट स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन समझा, किधर 0 होगा किधर नहीं होगा। इस साल का जेई का एक क्वेश्चन था, करे क्या बता, अच्छा करो। ये नहीं लिखना है बट वो तो लिखना है, हाँ वो लिखना है। चलो भाई अब नेक्स्ट क्या, मैं नहीं बताऊंगा अब, हाँ मैं नहीं बताऊंगा अब। नेक्स्ट हेडिंग लिखो भाई, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, सॉरी टाइप्स ऑफ प्रोसेस। अब लिखो टाइप्स ऑफ प्रोसेस। अब नंबर 1 है, बस लेना स्टार्ट करो, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, अब कुछ नहीं लिखो, आइसोबैरिक, आइसो मतलब कांस्टेंट, बार, बार का मीनिंग साइंस में बार कहाँ पे यूज होता है, जगह नहीं होती, साइंस में नहीं होती। बार प्रेशर का एक यूनिट है, ये गधे, बार ये प्रेशर का एक यूनिट है। तो आइसोबैरिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर, समझा, आइसो मतलब कांस्टेंट एंड बार मतलब प्रेशर, तो आइसोबैरिक मीन्स कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। कांस्टेंट, दिमाग में ही कचरा है, वही तो। अब देखो भाई, लेट अस से इनिशियल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, प्रोसेस लिखना था यार वैसे, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है। अभी मैं रीजन नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे तो इनिशियली 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर था, फाइनली भी 1 एटमॉस्फेयर है, तो व्हाट इज द चेंज इन प्रेशर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, क्या रहता है, 0, कुछ चेंज नहीं होता। समझ में आ रहा है। एंड देखो डेल्टा पी फॉर अ लार्ज चेंज,
एंड जब dp रहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एंड d? तो डेल्टा मतलब हाँ लार्ज चेंज, d मतलब अ वेरी स्मॉल चेंज। तो बड़ा चेंज भी कुछ नहीं हो रहा है प्रेशर में, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर का 1 एटमॉस्फेयर ही है। छोटा भी नहीं हो रहा है कि भाई वो 1 एटमॉस्फेयर से 1.001 भी जाए, ऐसा भी नहीं है। 1 एटमॉस्फेयर से 1 एटमॉस्फेयर ही, समझ में आ रहा है? कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे प्रोसेस को क्या बोलने का? आइसोबैरिक। इसमें कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, अब मैं तुम लोगों को कुछ ग्राफ्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? हाँ, करना पड़ता है ऐसे, कुछ नहीं ऐसे। हाँ। अब ध्यान दो, अब प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो कौन सी दो चीजें वेरिएबल है? तीन ही चीजें वेरिएबल है वह, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो कौन से दो वेरिएबल्स हो गए? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? अब वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बारे में अगर बात करूँ, देखो मेरे पास एक ऐसे बलून है, मैंने इसको डाल दिया फ्रीजर में। फ्रीजर में टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। टेम्परेचर कम होने से बलून क्या होगा? नहीं, पानी का बलून नहीं है रे, गैस का बलून है। श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा, ठीक है? ऐसे श्रिवल हो जाता है। नहीं पता होगा तो घर पे जाके बलून फुलाने का, फ्रीजर में डाल देने का, समझ में आ जाएगा, ठीक है? ऐसा छोटा हो जाता है। देखो मम्मी क्यों मारेगी वैसे, क्या ही करना, ठीक है ना? ऐसे 2 घंटे की बात है। अब हाँ वो एक है यार, हाँ वही तो, वो फ्रीजर की दिक्कत होती है। अब तो फिर क्या ना, हमारे घर पे वाटन रहता है ऐसे, हाँ ना, ऐसे गरम मसाले एंड ऑल मिक्स करके वो बनाते हैं ना, जो सब्जियों में ऐड किया जाता है। नहीं पता? हाँ एकदम मस्त, यस ओके। नहीं रहता तुम्हारे घर में वाटन? नहीं रहता बनाया हुआ? तो डायरेक्ट सब्जी बनाते वक्त बनाते हैं, सब्जी बनाते वक्त डायरेक्ट बनाते हैं। बार बार कौन बनाएगा? नहीं वैसा वाला नहीं, अरे वो हाँ ना, वही तो कोकोनट वगैरह वाला, यस, जिसमें से नॉनवेज बनाने के लिए काम आता है। तो अरे तो छोले बनाने में भी काम आता है। तो तुम लोग ऐसे फीका वाला यूज करते हो? कभी खाना मेरे घर का ऐसे वाटन वाला, ऐसे एकदम मजा आ जाती है ऐसे, वाह वाह वाह। और नहीं तो क्या ऐसे, अरे तो छोले हाँ, तो बाकी जगहों पे यूज नहीं होता, ये मुझे नहीं पता था। ओके समझा। हाँ तो ठीक है। अब ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस बाद में करते हैं। वाटर कहाँ पे यूज होता है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे तो फ्रीजर में टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम भी कम होता है, ठीक है? एंड इधर बाद में अब यही बलून फ्रीजर से बाहर निकाला, घर पे जाके तो ट्राई करके देखना, ठीक है? यही बलून जब फ्रीजर से बाहर निकालोगे ना, तो अपने आप ऐसे ना एक्सपांड होना स्टार्ट होगा। ये टाइम पास। अब ये धीरे धीरे से एक्सपांड होना स्टार्ट होता है। क्यों होता है? बिकॉज वापस बाहर टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो वापस वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ये ओरिजिनल साइज पे आ जाएगा, ऐसे अपने आंखों के सामने ऐसे कट 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 करके आवाज होता है, हाँ बलून में से आवाज आता है, एंड फिर ये एक्सपांड होता है। इतनी मेहनत नहीं करनी है तो यूट्यूब पे जाके वीडियो देखना। हाँ नहीं ठीक है, तो चलो टाइम पास करते हैं, मुझे क्या है। है इंस्टाग्राम। क्या? ये मेरा ऑफिशियल अकाउंट नहीं है रे बाबा, ये सिर्फ मैं यहाँ पे रखा हूँ, नहीं देखता रे बाबा। This is a beaker full of a little bit of liquid nitrogen. I have a helium balloon here, and it's वो बता रहे हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन में अभी हम लोग डाल के देखेंगे इसको। ये ऐसे फास्ट करोगे। why? Because it's cooling the air in the interior of the balloon. ठंडा किया ना उसको? नहीं खुला नहीं है वो, रुको तो बलून अभी बंद है। And in fact, it's kind of crackling and becoming. इधर आवाज क्यों नहीं आ रहा है? बट आवाज तो है। अब देखो मैं, अरे उसने खुला है अभी, तुमने देखा नहीं क्या? देखा ऐसे बट। So what happens to helium? Oh, that was with air. This is with helium. अच्छा हीलियम है, तुम अच्छा नीचे दे हीलियम जल्दी से। वो लिक्विफिकेशन सिखा रहा है, धीरे धीरे हो। It started off a little bit bigger.
I'm actually running a little low on liquid nitrogen there. ये दिखा, ठीक है, बस हो गया टेम्परेचर, चलो। अरे क्या, अभी सेम तो कूलेगा, आवाज क्यों नहीं आ रहा है इसमें? वहाँ से भी आवाज है। Basically, just to show that through the ideal gas law, PV equals nRT. If the temperature is lowered inside, ऑनलाइन जाके वीडियो देखिए। तो ठीक है ना, ये देख लो, चलेगा। अब देखो भाई, तू पढ़ाई छोड़ के सब टाइम पास करेगी। अब यहाँ पे सो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तुम्हारे जो प्यार मोहब्बत है, दूर हो जाओ, टेंशन आती है मेरे को। अब देखो, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। अब बस अब बस अब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये समझ में आ गया होगा। सिमिलरली प्रोपोर्शनैलिटी निकालने के लिए, बस रहे अभी बाद में, प्रोपोर्शनैलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? कांस्टेंट। तो V इज इक्वल टू KT, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K ओवर हियर? प्रॉपर नंबर कुछ तो, ऐसे कुछ तो दो मुझे, कुछ तो इक्वेशन दो। अरे रे कैसे होगा? अब PV इज इक्वल टू nRT, तो K इज इक्वल टू, और सोचो, NR बाई P। अरे P यहाँ पे है ना, P नीचे जाएगा, समझा? नहीं, ओके, देखो कई सारे, PV इज इक्वल टू nRT, तो V इज इक्वल टू nRT बाई P, एंड दिस इज योर K। दिख रहा है क्या? K इज इक्वल टू, V इज इक्वल टू KT एंड V इज इक्वल टू NR बाई P इंटू D, तो K इज इक्वल टू NR बाई P। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, तब अपना दिमाग चलना चाहिए, ठीक है। मतलब ओके, ये अभी अपने को नहीं लिखना है, ठीक है, ये समझा? इसमें कोई भी दिक्कत? अब इसका हम लोगों को ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। बाय द वे ध्यान दो, स्टेट 1, हाँ इसको थोड़ा रीअरेंज करते पहले, चलो। तो V बाई टी इज इक्वल टू के, सॉरी, तो स्टेट 1 एंड स्टेट 2, ठीक है। लेट अस से स्टेटमेंट 1 में वॉल्यूम 1 था एंड टेम्परेचर T1 था, एंड K क्या रहेगा? K ही रहेगा। K कांस्टेंट चेंज होता है क्या कभी? नहीं। स्टेट 2 में वॉल्यूम 2 था एंड T2 था, एंड K क्या रहेगा हमेशा? K K1 K2 रहेगा क्या? नहीं, बिकॉज K इज अ कांस्टेंट, ठीक है। अब फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस व्हाट वी कैन से, ध्यान दो बे, V1 बाई T1 इज, दिख रहा है? इस लॉ को क्या बोलते हैं? चार्ल्स लॉ। क्या बोलता है? चार्ल्स लॉ। ये अभी अपने को पढ़ना है क्या? नहीं, ठीक है, बट फिर भी थोड़ा सा दिखा दिया। तो अब अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। हम लोगों को ग्राफ बनाना है, ध्यान दो, ग्राफ कैसे बनाए ये तरह ध्यान देंगे, क्योंकि तुम लोगों को मैथ्स ज़्यादा होता नहीं है, तो अच्छे से देखना। हाँ वही, अब लेट अस से एग्जाम में दे आर आस्किंग फॉर V वर्सेस T का ग्राफ, समझ में आ रहा है? अब ये V वर्सेस T का ग्राफ कैसे आएगा वो अपने को बनाना है, ठीक है। ध्यान दो, पहली बात इक्वेशन दूर सोचने की, क्योंकि तभी वहाँ पे इक्वेशन दी नहीं रहेगी ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ V वर्सेस T ग्राफ। एंड ऐसे 2-4 ग्राफ दिए हुए हैं, ग्राफ 1, ग्राफ 2, ग्राफ 3 एंड ग्राफ 4, कुछ तो, या फिर ग्राफ 4। समझ में आ रहा है? 4 ऑप्शन, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो अपने को भी फिगर आउट करना है। अब वो कैसे करें? तो वो करने के लिए पहले इनकी इक्वेशन सोचने की। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर की अपने पास इक्वेशन क्या आ गई? V इज इक्वल टू KT, वो याद नहीं आ रही होगी, तो V इज इक्वल टू nRT बाई P, जिसमें nR कांस्टेंट है एंड T वेरिएबल है। समझ में आ रहा है कुछ? ओके, अब V इज इक्वल टू KT, ये इक्वेशन तुम लोगों को मिल गई। अब V क्या है? कौन सा एक्सिस पे है V? यहाँ पे y एक्सिस पे है। T कौन सा एक्सिस पे है? x एक्सिस पे है। तो y इज इक्वल टू K क्या बन गया? नहीं पता, ओके, हाँ स्लोप बन गया, m बन गया। क्या बन गया? सुना है कभी y इज इक्वल टू mx प्लस c? सबने सुना है?
अगर किसी ने सुना नहीं होगा, देखो बे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है? ये y एक्सिस रहता है, ये x एक्सिस रहता है, ये यहाँ पे जो भी रहता है वो। अब तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, समझ में आया? अब इसमें m जो रहता है ना, वो रहता है, हम लोग उसको बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं इसको? स्लोप। स्लोप क्या रहता है? m। एंड ये जो c है दैट इज इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ये जो गैप है ना, इसको क्या बोलते हैं? c बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। नाउ ओवर हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप? इधर इधर k क्या बन गया अपना? स्लोप। y एक्सिस पे क्या है? v है, एंड x एक्सिस पे क्या है? t है, एंड प्लस c कितना है? मतलब 0 है। कितना है? 0 है। ये समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे कोई इंटरसेप्ट है क्या? तो ग्राफ कहाँ से शुरू होगा? 0 से, ओरिजिन से। समझ में आ रहा है कुछ? एंड फिर बाद में ये ग्राफ कैसे जाएगा? समझे? कुछ है ही नहीं, तो प्लस 0 करेंगे और c 0 हो गया, खत्म। अब यहाँ पे तो दिस ग्राफ इज स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओरिजिन, 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड ऐसे ऊपर जा रहा है। अब ये ऊपर जा रही है, हम लोगों को कैसे पता? तो बिकॉज स्लोप इज पॉजिटिव, के पॉजिटिव है। अब उसी बदले के अगर नेगेटिव रहता तो ये ग्राफ कैसे जाता? ऐसे जाता। समझ पा रहे हो? पक्का? ओके, तो लिख दो। अब ये क्वेश्चन ठीक ही है। हाँ, अब यहाँ पे ये एरो, अब अगर मैंने ऐसे एरो किया, मतलब इसका मीनिंग क्या है? वॉल्यूम बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। ठीक है, ओके। अब ध्यान दो, नेक्स्ट दूसरे टाइप का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन समझा कि v वर्सेस t का ग्राफ कैसे आएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि ये ग्राफ दिया है एंड दे आर आस्किंग अस टू फाइंड p वर्सेस v ग्राफ। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, p वर्सेस v का ग्राफ बनाने बोल रहा है। ओके, तो अब इसमें नहीं, वो नहीं लाओ। अब इस ग्राफ से वो ग्राफ बना रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ये ग्राफ है, इसी ग्राफ को उसमें कैसे कन्वर्ट करें? पहली बात, यहाँ पे क्या हो रहा है? वॉल्यूम टेम्परेचर दोनों चेंज हो रहे हैं। ध्यान दो जरा, दोनों जब चेंज होते हैं तो दो चीजें चेंज हो रही है, तो तीसरी चीज क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो ये दो चेंज हो रहे हैं, तो तीसरी यहाँ पे चीज कौन सी बच गई फर्स्ट ग्राफ में? प्रेशर। मतलब समझ में आ रहा है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। तो ये प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो क्या कांस्टेंट हो गया? सॉरी, वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो क्या कांस्टेंट हो गया? प्रेशर। या फिर हमारी हेडिंग आइसोबैरिक कांस्टेंट प्रेशर पढ़ रहा है, प्रेशर इज कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? एंड इस ग्राफ में वॉल्यूम क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट एंड वॉल्यूम बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? वॉल्यूम कौन से डायरेक्शन में बढ़ेगा? राइट हैंड डायरेक्शन में या लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में? राइट हैंड पे। समझ में आ रहा है? एंड प्रेशर जो जितना रहेगा, इनिशियली लेट अस से कि प्रेशर इधर किधर था, समझ में आ रहा है? तो ये इधर से अभी बढ़ेगा या कम होगा? प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? प्रेशर कांस्टेंट है बट वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ कैसे होगा? स्ट्रेट लाइन। एंड इसकी डायरेक्शन कहाँ पे रहेगी? ऐसे इस डायरेक्शन में जाएगा। ये सबको समझा? पक्का? या फिर उसी बदले दे कैन आस्क पीटी ग्राफ। पीटी ग्राफ, P वर्सेस T का ग्राफ। नाउ इन केस ऑफ पीटी ग्राफ बताओ, सेम थिंग। टेम्परेचर क्या हो रहा है? ये फर्स्ट ग्राफ से लास्ट ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा। रुको, हॅलो, लेट होईल आज इकडे, माहित नाही लॅबमध्ये पूजा आहे का ग? अच्छा ओके, हां मग ठीक आहे ना, मी 6:30 येतो तेवढंच. हां ठीक आहे, चालेल. मानसी नाही आहे का? हां ठीक आहे, चालेल. मी येतो, मी 6:30 येतो. हां बाय. अब नेक्स्ट, तो ये बन गया, ये बना दिया। तो प्रेशर कांस्टेंट रखो, टेम्परेचर को बढ़ाओ। वो प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ेगा। ये सबको समझ में आ रहा है? हाँ, सेम जाएगा। यस, ठीक है। अब नेक्स्ट, आइसोबैरिक के बाद सेकंड प्रोसेस रहती है आइसोकोरिक। जल्दी दिखाओ भाई।
डन, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट, हेलो, हाँ हाँ हो गया सिलेक्शन। तो अभी ओके, तो अभी स्वाति मैम से एक बार बात करो। हाँ, उनको पूछो कि क्या बोल रहे हैं एंड फिर उसी हिसाब से डिसाइड करना। मतलब सर अभी अवेलेबल नहीं रहते ऐसे कोमल बोल रही है एंड ऑल ना, या फिर तुमको स्वाति मैम नहीं बोला तो क्या बेटर है मतलब? अच्छा कोमल बोल रही थी क्या? क्या क्या क्या? हाँ ओके, हाँ तो मतलब उनका भी देखो सही है, ऐसे कुछ गलत नहीं है। हाँ एंड रिगार्डिंग टाइम एंड ऑल तो मतलब हाँ हाँ वही हाँ तो वही एंड मतलब शायद से 3 साढ़े 3 के बदले 4 साढ़े 4 साल लगेंगे बस, और कुछ नहीं। हाँ तो मतलब ठीक ही है, कर लो। हाँ तो हाँ ओके, हाँ तो वो अभी एडमिशन कब लेना है वहाँ पे? ओके ठीक है, मैं तुमको कॉल बैक करूँ? हाँ हाँ चलो ओके बाय। चलो अब नेक्स्ट आइसोबैरिक के बाद हम लोग सेकंड पढ़ने वाले हैं आइसोकोरिक। ध्यान दो बे, आइसोकोरिक नहीं, आइसोकोरिक। नाउ इन केस ऑफ आइसोकोरिक, आइसो मतलब कांस्टेंट एंड कोरिक मतलब वॉल्यूम। आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम 10 लीटर है तो फाइनली भी 10 होगा। तो व्हाट इज द चेंज इन वॉल्यूम? डेल्टा भी यहाँ पे कितना होगा? 0 एंड डी वी स्मॉल चेंज भी क्या होगा? 0। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो कौन सी दो चीजें वेरिएबल हो गई? प्रेशर एंड टेम्परेचर। ओके अब देखो प्रेशर पहली बात तो रहता क्या है वो समझते हैं, ठीक है। ध्यान दो या फिर प्रेशर जनरेट कैसे होता है? कोई बताना चाहेगा प्रेशर जनरेट कैसे होता है? ओके नहीं, अब देखो बहन ये गैस मॉलिक्यूल है। हाँ अब ध्यान दो यहाँ पे सेकंड बेंच। अब ये मैं यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ? फोर्स लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ? फोर्स। एंड फोर्स इन दिस नाउ यूनिट एरिया, इतने एरिया में सिर्फ ये क्या जनरेट कर रहा है? प्रेशर ना। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे प्रेशर है। अब वैसे ये गैस मॉलिक्यूल्स ये ऐसे जाते हैं एंड ऐसे वॉल के साथ क्या होते हैं? कोलाइड होते हैं। अब ये कोलिजन जब करेंगे तो वॉल के ऊपर ये फोर्स लगाएंगे एंड फिर बाद में उस पॉइंट पे क्या जनरेट होगा? प्रेशर। अब ऐसे सारे गैस मॉलिक्यूल जब कोलाइड करते हैं तो पूरे कंटेनर के ऊपर एक प्रेशर डेवलप हो जाता है। पहली बार समझी? अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं ये गैस मॉलिक्यूल्स को हीट कर रहा हूँ, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। तो मूवमेंट क्या होगी? अभी फास्ट होगी। मूवमेंट फास्ट होगी तो कोलिजन भी फास्ट होगा। कोलिजन फास्ट होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ये समझ में आया? तो डायरेक्ट लिख देते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। या फिर मैं इसको अगर कूल डाउन कर दूं, कूल डाउन करूंगा तो ये स्लो डाउन हो जाएंगे। ये स्लो डाउन हो जाएंगे तो इनकी वेलोसिटी भी कम, मतलब फिर प्रेशर भी कम। तो टेम्परेचर कम करने से प्रेशर कम होता है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर P इज इक्वल टू KT, या फिर P/T इज इक्वल टू K। समझा?
फिर बाद में हाँ ये एन आर बाई वी आ गया, के की वैल्यू क्या रहेगी यहाँ पे एन आर बाई वी, समझ में आ रहा है पक्का। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, टी को नीचे लाया तो ये एन आर बाई वी बच गया। ओके एंड अब स्टेट 1 में पी वन बाई टी वन इज इक्वल टू के, स्टेट 2 में पी टू बाई के टू, टी टू इज इक्वल टू के, समझ में आ रहा है। स्टेट 1 पी वन बाई टी वन के, स्टेट 2 पी टू बाई टी टू के, तो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, तो पी वन बाई टी वन इज इक्वल टू पी टू बाई टी टू, ठीक है लिख दो ये। अब ग्राफ प्लॉट करो, ग्राफ ऑफ P वर्सेस T, P वर्सेस T, ठीक है ध्यान दो। यहाँ पे अपने P और T की इक्वेशन क्या है, P इज इक्वल टू के टी, ठीक है। P कौन से एक्सिस पे है, y एक्सिस पे है, ओके तो P इज ऑन y एक्सिस। T कौन से एक्सिस पे है, x एक्सिस पे है तो T हो गया x, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c की वैल्यू कितनी है 0, c 0 है मतलब इंटरसेप्ट y एक्सिस पे 0, ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। ये सबको समझ में आ रहा है पक्का, ठीक है। वो पहले वाला याद है ना भाई, चाहिए तो ये लिख के रखना, बाद में भूल जाओगे। कैसा रहता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो y एक्सिस x एक्सिस इक्वेशन रहती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये जो है पार्ट इसे बोलते हैं c, ठीक है। एंड ये स्लोप जो रहता है उसे बोला जाता है m, ठीक है। नेक्स्ट अब तो ये ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ठीक है। लेट अस से अभी इसको मैंने ऐसे बना दिया, मतलब प्रेशर क्या हो रहा है कम हो रहा है, टेम्परेचर भी कम हो रहा है, समझ में आ रहा है। नाउ कन्वर्ट दिस ग्राफ इनटू V वर्सेस T ग्राफ, ठीक है V वर्सेस T ग्राफ। चलो VT ग्राफ में इसको कन्वर्ट करो। देखो प्रेशर और टेम्परेचर जब चेंज होता है तो वॉल्यूम कांस्टेंट, समझ में आ रहा है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या हो रहा है फर्स्ट ग्राफ में कम हो रहा है, तो अभी इधर ये ग्राफ कैसे आएगा, करेक्ट है, करेक्ट, समझ में आ रहा है सबको। देखो प्रेशर और टेम्परेचर जब चेंज होता है तो तीसरी चीज वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम पहले जितना है उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। एंड फिर बाद में टेम्परेचर क्या होते जा रहा है, टेम्परेचर कम होते जा रहा है ना, नीचे यहाँ पे दिख रहा है, ये फर्स्ट ग्राफ में नीचे आ रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ये ग्राफ कैसे आएगा, ये ऐसे आएगा, टेम्परेचर कम होते हुए, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा ग्राफ पीवी ग्राफ बनाओ, इसको P वर्सेस V का ग्राफ, पीवी ग्राफ जल्दी करो। करेक्ट, तो हमने वो बीच में जगह क्यों छोड़ा है सेकंड ग्राफ, कौन से में, सेकंड ग्राफ में जगह क्यों छोड़ा है। अच्छा वो हाँ एक्चुअली वो जगह हमेशा हर ग्राफ में रहेगी। 0 केल्विन टेम्परेचर हम लोग प्रैक्टिकली जा ही नहीं सकते, तो इसलिए वो जगह ऐसे छोड़ देते हैं, वो कनेक्ट कर दोगे तो भी चलेगा, ऐसे कुछ नहीं है एग्जाम में, बट वो स्पेस रहेगी, पहले ग्राफ में भी रहनी चाहिए एक्चुअली, बट वो पासिंग टू द ओरिजिन है तो चल जाता है, ठीक है। थर्ड हो गया, थर्ड ग्राफ कैसे आया ना, ये देखो थर्ड ग्राफ बनाया क्या, अच्छा नहीं रुको, अब देखो प्रेशर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कौन से एक्सिस पे है यहाँ पे थर्ड में, एक्स पे है, तो एक्स एक्सिस पे वो हिलेगा ही नहीं, कांस्टेंट रहेगा, समझे कुछ। एंड फिर बाद में प्रेशर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, इस ग्राफ में कम हो रहा है, अब प्रेशर ऊपर जाएगा तो कम होगा या नीचे आएगा तो कम होगा, तो ये ऐसे ऊपर से ग्राफ नीचे आएगा एंड प्रेशर कम होगा, ये फॉलो कर पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट अब इसके बाद आइसोकोरिक के बाद आइसोथर्मल, जल्दी जल्दी लिखो, थर्ड आइसोथर्मल, बातें बंद यहाँ पे। अब आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, थर्मा मतलब टेम्परेचर, ठीक है,
तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, एंड टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहता है तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 एंड डी टी इज ऑल्सो इक्वल टू 0। कौन से दो वेरिएबल आ जाएंगे टेम्परेचर कांस्टेंट? तो प्रेशर एंड वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो एक गैस है, इसके ऊपर मैंने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? यहाँ पे देखो 2 मिनट। तो गैस का कंटेनर है जिसके ऊपर मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, सबको दिख रहा है? बाद में लिखना 2 मिनट में। एंड फिर बाद में मैंने प्रेशर कम करना स्टार्ट किया, प्रेशर कम कर रहा हूँ मतलब पिस्टन ऊपर ले रहा हूँ तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है एंड प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ता है, बोथ आर फॉलोड। तो प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, तो P इज इक्वल टू K बाई V, कॉन्स्टेंट आ गया, प्रोपोर्शनलिटी को निकालने के लिए हमेशा कॉन्स्टेंट यूज करते हैं K। ठीक है, एंड फिर बाद में PV इज इक्वल टू, नहीं यहाँ पे PV इज इक्वल टू K। ठीक है, एंड K की वैल्यू क्या बन गई? अब बोलो NRT। समझा? K की वैल्यू यहाँ पे क्या है? NRT, बिकॉज PV इज इक्वल टू NRT। ठीक बा, अब तो वही स्टेट 1 स्टेट 2 हमेशा का, तो क्या बनेगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। कोई दिक्कत? ओके, अब तुम लोगों को पूछा है P वर्सेस V का ग्राफ, सब जन ध्यान देंगे, 1 मिनट। P वर्सेस V का ग्राफ, PV की इक्वेशन है PV इज इक्वल टू K। P कौन से एक्सिस पे है? Y। V कौन से एक्सिस पे है? X। तो ये हो गया y इंटू एक्स इज इक्वल टू M। दिख रहा है? ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है क्या? नहीं। तो पहली बात तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन का रहने वाला नहीं है। जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन का रहेगा वो कौन सा लाइन रहेगा? कर्व लाइन। समझ में आ रहा है? हमेशा कर्व लाइन के ग्राफ, बाकी बच जाते स्ट्रेट लाइन के बाद कर्व लाइन। ठीक है, अब ये है ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ है, ये सब अपने को ध्यान रखने की जरूरत वैसे है नहीं, मैथ्स नहीं पढ़ना है ना अपने को। ठीक है, अब जरा समझते हैं फिर, मतलब मैथमेटिकली इसको नहीं समझेंगे, जरा प्रैक्टिकली समझेंगे। पहले प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होगा। प्रेशर कहाँ पे ज्यादा रहेगा, ऊपर या नीचे? ऊपर। तो ऊपर की तरफ प्रेशर बहुत हाई, अब प्रेशर हाई रहेगा तो वॉल्यूम बहुत, अब वॉल्यूम कम कहाँ पे रहेगा? लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? लेफ्ट साइड पे। वॉल्यूम यहाँ पे कम रहेगा, उस तरफ बढ़ रहा है ना, ये वॉल्यूम इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना, एरो के डायरेक्शन में, 0 से 10 20 100 वैसा जाएगा। तो हाई प्रेशर पे ऊपर एंड वॉल्यूम बहुत कम इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब दूसरा, बाद में मैंने प्रेशर कम किया, प्रेशर कम किया मतलब ऊपर जाना है नीचे आना, एंड प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब किस डायरेक्शन में जाएगा? राइट डायरेक्शन में, मतलब कम मतलब नीचे, एंड इधर किधर? ये फॉलो हुआ? पक्का? ये हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं? कर्व लाइन। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बस हो गया। अरे रे, ठीक है, ये समझे? तो प्रेशर बढ़ा रहा हूं, वॉल्यूम कम हो रहा है। प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो कांस्टेंट क्या है बे? है क्या कांस्टेंट है? नहीं वो नहीं वैसे नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या कांस्टेंट बच जाता है? टेम्परेचर। तो बनाओ पीटी एंड वीटी ग्राफ जल्दी। तो सीधा ही रहेगा ना, PT तो ऐसे VTX। देखो करो, खुद से सोचो। PT कहते हैं। एंड फर्स्ट वाला ग्राफ जो है उसमें देखो प्रेशर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या हो रहा है, उस हिसाब से एरोस की पोजीशन डिसाइड करो। अंधाधुंध एरोस उल्टे सुल्टे मत बनाओ। चलो बताओ मैं, अब देखो टेम्परेचर कांस्टेंट सबको समझ में आ रहा है, सब जन ध्यान देंगे। देखो
प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब एक्स एक्सिस कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा। एंड फिर बाद में प्रेशर कम या ज्यादा होगा। अब फर्स्ट ग्राफ में प्रेशर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है, दिख रहा है सबको, नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे, ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है, तो प्रेशर नीचे आते वक्त कम होगा। प्रेशर इस एक्सिस पे है, हाइट देखने की है, ठीक है, तो प्रेशर कम हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है मतलब अपना एरो कैसे जाएगा, ठीक है, तो ऐसे ऊपर से प्रेशर नीचे कम होते हुए आ रहा है, बट टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट। ये दिख रहा है कि टेम्परेचर की एक ही वैल्यू है, जो भी रहेगा 25, 30, 35 कुछ भी, समझे। उसी बदले यहाँ पे वापस टेम्परेचर कांस्टेंट, बट फर्स्ट ग्राफ में वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है, दिख रहा है सबको, बढ़ रहा है। यहाँ पे ये ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, नीचे आ रहा था तो प्रेशर कम हो रहा था, बट वॉल्यूम इधर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा ऊपर, एरो ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, ये समझे पक्का। एंड लास्ट एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक का मीनिंग डू नॉट ट्रांसफर हीट, बराबर। तो एडियाबैटिक मतलब कांस्टेंट हीट प्रोसेस, एडियाबैटिक मतलब कांस्टेंट हीट प्रोसेस, ठीक है। क्यों? तो इनिशियल अगर 100 जूल था तो फाइनली भी कितना रहेगा 100 जूल, तो क्यू कितना रहेगा इसमें, चेंज इन क्यू 0, या फिर स्मॉल चेंज इन क्यू डी क्यू वो भी 0, क्यू के आगे डेल्टा नहीं लिखते बिकॉज इट इज अ पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन की वैल्यू पाथ के ऊपर डिपेंड करती है ना, तो उसके आगे डेल्टा नहीं लिखते, ठीक है। ओके, अब क्यू 0 है, क्या चेंज हो सकता है? तीनों चेंज हो सकते हैं, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, 3 वेरिएबल्स है ना मैं अपने पास, उसमें से कोई कांस्टेंट है क्या? नहीं, तो अभी तीनों चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों चेंज हो रहे हैं, ध्यान दो। मैं प्रेशर, हाँ यहाँ पे मैं डायग्राम बनाता हूँ, बाद में लेक्चर के बाद मारने का यहाँ पे अभी। हाँ देखो, ये मेरे पास गैस है ट्रैप्ड, ठीक है। अब ट्रैप्ड गैस, इसके ऊपर मैंने क्या लगाया, प्रेशर लगाने से वॉल्यूम कम होता है, समझ में आ रहा है। तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, ठीक है ना। व्हाट अबाउट टेम्परेचर, ध्यान देंगे जरा। हाँ, अब प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ता है, ओके, बट वॉल्यूम कम करने से टेम्परेचर बढ़ता है। हाँ, ऊपर अभी जस्ट पढ़ाया था ना, प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। बट वॉल्यूम बढ़ाने से, मतलब वॉल्यूम कम करने से टेम्परेचर कम होता है। वो हम लोगों ने किधर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, वो किधर तो पढ़ा है, वो किधर है, इधर नहीं पढ़ा है रे बाबा, रुको, ये वाला वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, तो वॉल्यूम कम करने से टेम्परेचर कम भी होता है। तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, बट वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर तो कम भी होगा। तो यहाँ पे ऐसा क्या, क्यों ये अप्लाई होगा क्या, मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ पे ऊपर वाला कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट। हाँ, ऊपर वालों में कोई तो एक चीज कांस्टेंट थी रे बाबा। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है। एक चीज कांस्टेंट, दो चेंज हो रहे थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, तीनों चेंज हो रहे हैं, बिकॉज क्यू इज कांस्टेंट ना, मतलब वो तीनों चेंज हो सकते हैं। तो अभी अपने को अच्छे से सोचना पड़ेगा। पहला पॉइंट समझा, प्रेशर बढ़ाऊंगा वॉल्यूम कम होगा, ओके। अब टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं। मैं जब प्रेशर दे रहा हूँ तो मेरी एनर्जी किस में गई, गैस में गई, ओके। ये मेरी एनर्जी गैस में गई, अरे मेरी एनर्जी गैस में गई, तो गैस की एनर्जी बढ़ गई। गैस की एनर्जी बढ़ेगी तो वो एनर्जी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगी, टेम्परेचर में कन्वर्ट होगी। नहीं समझा? रुको, तुम लोगों ने कभी वो होली की पिचकारी यूज़ की है? बंदूक वाली नहीं, पिस्टन वाली, वो वाली, ओके। उसमें बिना पानी भरे ऐसे सिर्फ हाथ रख के ऐसे उसको किया ही होगा ना, वैसे गैस को इंप्रेस करने की कोशिश, ठीक है। क्या होता है पिस्टन, मतलब वो पिचकारी क्या होती है थोड़ी देर के बाद? आगे हाथ रखने से, आगे हाथ रखने का, रुको रुको, आगे हाथ पकड़ने का और ऐसे प्रेशर अप्लाई करने का, वो कंप्रेस हो जाती है। कभी किया, ट्राई किया ऐसा? हाँ, अंदर खींचने के, तुम लोग खींचने की बात कर रहे हो, उंगली रख के खींचना नहीं,
ऐसे उसको धक्का मारना, ठीक है। हाँ, तो अगर तुम लोग इधर हाथ रख के ना ऐसे उसको सिर्फ धक्का मार रहे हो, समझ में आ रहा है, ऐसे अंदर बाहर कर रहे हो, या फिर सिंपल एक अपने इंजेक्शन ले लो, नीडल निकाला हुआ, उसके ऊपर हाथ रखो एंड उसको ऐसे ऐसे करके देखना, ठीक है। तो धीरे धीरे अंदर की गैस क्या हो जाएगी ना, गर्म हो जाएगी। अब गैस गर्म होने का रीजन क्या रहता है, जब हम लोग एनर्जी दे रहे हैं तो एनर्जी गैस की बढ़ रही है। अब वो एनर्जी बढ़ रही है और वो किस फॉर्म में चेंज हो रही है, हीट फॉर्म में। एंड इसकी वजह से हीट बढ़ने से क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग जो एनर्जी दे रहे हैं वो हीट बन के बाहर निकलती है क्या, नहीं निकल पा रही, ये बाहर निकल नहीं पा रही है। क्यों नहीं निकल पा रही है, कंडीशन, बिकॉज कंडीशन इज एडियाबेटिक। ये समझ में आ रहा है। अगर एडियाबेटिक कंटेनर नहीं रहेगा तो क्या होगा, आइसोथर्मल मतलब, तो क्या होगा, ये जो भी हम लोगों ने एनर्जी दी वो क्या बन के बाहर निकल जाएगी, हीट बन के। क्या बन के बाहर निकल जाएगी, हीट बन के। आइसोथर्मल में वही होता है ना, हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल। तो उसमें टेम्परेचर चेंज होता है क्या, नहीं, क्योंकि एनर्जी जो दी वो हीट बन के बाहर निकली। बट यहाँ पे जो भी एनर्जी मिल रही है वो बाहर नहीं जा पा रही है, तो वो किस में कन्वर्ट होगी, हीट में। एंड फिर बाद में वो किसको बढ़ाएगी, टेम्परेचर को, समझा। तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है एंड टेम्परेचर बढ़ता है। एंड उसी बदले प्रेशर अगर कम करूंगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा एंड टेम्परेचर, ये समझ में आ रहा है पक्का। अब इसमें ये हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं, मतलब ये अपने नीट लेवल पे तो कभी काम नहीं आएगा, बट स्टिल ऑल ग्राफ्स आर एडियाबेट, ऑल ग्राफ्स आर क्या बोलते हैं उसको, कर्वी लीनियर, ठीक है, कर्वी लीनियर। मतलब सारे ग्राफ कैसे रहने वाले हैं, कर्व रहने वाले, कोई भी लीनियर नहीं रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ध्यान दो, तो सुनो भाई, फर्स्ट ग्राफ पीवी ग्राफ, चलो जल्दी मुझे हेल्प करो, डायरेक्ट बनाते हैं। फर्स्ट ग्राफ पीवी ग्राफ, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम एंड प्रेशर कम करने से वॉल्यूम ज्यादा, समझ में आ रहा है। इसका ग्राफ कैसे आएगा, इसका ग्राफ ऐसे आएगा। कोई भी दिक्कत, कर्व लाइन में बनाना है। अभी जस्ट ऊपर बताया था, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे बढ़ा रहा है, दिख रहा है। एक एरो की पोजीशन देखो, एरो कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम कम हो रहा है क्या, ना, एरो इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इधर की तरफ जा रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम। ये फॉलोड, पक्का। नेक्स्ट दूसरा ग्राफ ध्यान दो, वीटी ग्राफ। ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग कर रहे हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, दिख रहा है वॉल्यूम कम होते हुए। जब वॉल्यूम कम होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, दिख रहा है वॉल्यूम कम होता है तो टेम्परेचर बढ़ता है। अब ध्यान दो, अपने को टेम्परेचर वॉल्यूम को कम करना है। वॉल्यूम कम कौन से डायरेक्शन में होगा, ऊपर वाले या नीचे वाले, नीचे वाले, तो ग्राफ नीचे आना चाहिए। एंड वॉल्यूम कम होने से टेम्परेचर, तो ग्राफ इस डायरेक्शन में आना चाहिए, तो नीचे आते हुए इस डायरेक्शन में, ऐसा, समझे। एंड एरो की पोजीशन नीचे, वेरी नाइस, समझे। ये ग्राफ बनाने आ जाएंगे ऐसे, ओके। एंड लास्ट पीटी ग्राफ, लास्ट पी वर्सेस टी का ग्राफ बताओ। कोई भी नहीं, क्योंकि इसमें सब वेरिएबल है एंड सारे के सारे ग्राफ्स क्या है, कर्वी लीनियर, ठीक है, ओके। अब हाँ देखते हैं। अब देखो प्रेशर क्या हो रहा है, पहले वाले में बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है। अब प्रेशर कौन से एक्सिस पे बढ़ेगा, मतलब कैसे बढ़ेगा, ऊपर या नीचे, वाई एक्सिस पे ऊपर बढ़ेगा। टेम्परेचर कौन से डायरेक्शन में बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में बढ़ेगा, तो दोनों का ग्राफ कैसे आएगा, हाँ वेरी नाइस, ऐसे। अब देखो ध्यान दो, उसने एक और एक सजेशन दिया था, अच्छा है ऐसा, ऐसा क्यों नहीं, डिक्रीज नहीं, कम नहीं हो रहा है, ऐसे कम नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा इतना, समझा। तो इधर आके वो, हाँ इधर जाके वो इंक्रीज होना बंद हो जाएगा, इधर जाके ये रुक रहा है, प्रेशर एक जगह पे रुक जाएगा। रुकेगा क्या, ऐसा प्रेशर किधर जाके रुक सकता है, अपनी मर्जी, हम लोग कितना भी प्रेशर बढ़ा सकते हैं ना, ये समझ में आ रहा है। तो कौन सा ग्राफ करेक्ट है, ये वाला नहीं,
ऐसे चलते जाएगा। ओके, यही समझे पक्का? ओके, सो विद दिस वी कैन स्टॉप हियर टिल देन, बाय बाय। हाँ होमवर्क, चलो होमवर्क निकालेंगे सब जन, पीछे से चेक करना स्टार्ट करेंगे फटफट जरा। हाँ डाउट्स तो हम लोगों को डाउट सेशन रखना पड़ेगा फिर, रेडॉक्स का है। ओके, तो इसके 2 लेक्चर और हो जाने दो, फिर चौथा लेक्चर डाउट का लेकर रखें।